हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? अच्छे हैं? मैं लेकर आया हूं आपके लिए एईडीओ के लिए आने वाला संभावित प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ आपको जानकारी दूंगा। अगर उसे याद कर ले तो हो सकता है नहीं, निश्चित तौर पर आएगा, उसमें से कुछ ना कुछ पूछेगा। देखिए, हमारा पहला है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 जो है किससे संबंधित है? तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि को लटका के लिखा जाता है और रोमन लिपि को अटका के लिखा जाता है। ठीक है। और अब आगे जो है क्या, संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। अनुच्छेद कितने के तहत? 343 के तहत। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग और संसदीय समिति का गठन जो है, राजभाषा आयोग और संसदीय समिति का गठन जो है अनुच्छेद 344 के तहत। अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राजभाषा हिंदी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 345 राज्यों की राजभाषा, राज्य अपना भाषा चुन सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 345। कोई भी राज्य अपनी राजभाषा चुन सकता है अनुच्छेद 345 के तहत, जिसके तहत नागालैंड का इंग्लिश है, बिहार का उर्दू है। अनुच्छेद 346 देख लीजिए, राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा, राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा अनुच्छेद 346 है। अनुच्छेद 345 में कोई भी राज्य अपना राजभाषा चुन सकता है। अनुच्छेद 344 राज्य आयोग और संसदीय समिति का गठन है। 343 संघ की राजभाषा हिंदी होगी। 346 राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा इसमें है 346 में। 347 किसी भाषा को मान्यता देने का प्रावधान, किसी भाषा को मान्यता देने का प्रावधान किसमें है? कौन सी भाषा भारत की अनुसूची 8 के तहत, अनुसूची 8 के तहत 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, जिसमें इंग्लिश नहीं है। 22 भाषा। आरंभ में 14 भाषा था। आरंभ में जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषा था, अभी कितना भाषा है? 22 भाषा। उसी के तहत न इसमें है कि अनुच्छेद 347 किसी भाषा को मान्यता देने का प्रावधान है इसमें, अनुच्छेद 347 में। अनुच्छेद 348 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है अपना कार्य अंग्रेजी में कर सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कर सकते हैं। किसके तहत है? अनुच्छेद 348। पिछला में यही पूछे हुए था, पीछे जो एग्जाम हुआ है 14 को, उसमें यही पूछे हुए था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी भाषा में अपना प्रयोग करते हैं अंग्रेजी न, तो वह किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 348 के तहत। अनुच्छेद 349 देखिए, भाषा से संबंधित विधेयकों की विशेष प्रक्रिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 350 किसी भाषा में आवेदन देने का अधिकार, किसी भी भाषा में आवेदन देने का अधिकार अनुच्छेद 350 में है। अनुच्छेद 350 के ए में क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अनुच्छेद 350 में के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 में मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है अनुच्छेद 350 के ए में। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का विकास का निर्देश, हिंदी भाषा को कैसे विकसित किया जाए, यह अनुच्छेद 351 में है। ठीक है, इतनी बातों पर ध्यान रखिएगा, इसी में से आएगा। अगला है मेवाड़ के शासक, जिसको सिसोदिया वंश बोलते हैं। यह कहां का था? राजस्थान का। मेवाड़ का शासक सिसोदिया वंश कहां पर थे? राजस्थान में ना। और उसमें सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे राणा हमीर सिंह सिसोदिया। राणा हमीर सिंह सिसोदिया यह स्थापना किए थे 14वीं सदी में। राणा कुंभा कुंभलगढ़ किले की स्थापना करते हैं ना। कुंभलगढ़ किले की स्थापना राणा कुंभा करते हैं। राणा सांगा जो बाबर के साथ खानवा का युद्ध लड़े थे, राणा सांगा इसी वंश के थे, सिसोदिया वंश के। जो राणा सांगा जो बाबर के साथ 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध लड़े थे ना। पान खा चल घर ना, इस तरह से था बाबर का युद्ध। तो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच होता है खानवा का युद्ध। महाराणा प्रताप का नाम सुने हैं, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध लड़े थे ना। राणा उदय सिंह जो थे, उदयपुर शहर की स्थापना राजा उदय सिंह द्वितीय किए थे। याद रखिए, राजा उदय सिंह द्वितीय उदयपुर शहर की स्थापना करते हैं। बढ़ते हैं अगले। राज्य हड़प नीति क्या थी? राज्य हड़प नीति 1848 से 1856 तक, 1848 से 1856 तक डलहौजी था।
डलहौजी था और यही राज्य हड़प नीति लाता है, राज्य हड़प नीति डलहौजी लाता है ना। तो क्या था, इस नीति के अनुसार यदि किसी देशी रियासत का, अगर किसी देशी रियासत में किसी भी राजा के पास ना अगर कोई बाल बच्चा नहीं है तो उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो वह उसका जो राजपाट है उसकी मृत्यु के बाद वह अंग्रेज का हो जाएगा। इसके तहत राज हड़प नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहला हड़पा गया जगह था सतारा। कब? 1848 में। कब? 1848 में ना। और इस तरह से दूसरे तीसरे था झांसी को 1854 में हड़पा। झांसी की रानी को 1858 में मृत्यु हो जाती है ना। दत्तक पुत्र नहीं माने जाते थे कि वह उत्तराधिकारी है, दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी अंग्रेज सरकार नहीं मानती थी। अब है अवतल दर्पण। पूछा हुआ है कि अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है, उत्तल लेंस का क्या उपयोग है, अवतल लेंस का क्या उपयोग है, इसीलिए इसको लेके आए हैं। इसी में से फिर पूछ देगा। अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण इस तरह से होता है, उसका बाहरी भाग कलई किया हुआ रहता है ना, अंदर का भाग जो होता है वह उससे प्रकाश परावर्तित होती है। ठीक है, तो प्रकाश परावर्तित होती है तो समझिए, इसको कहते हैं पोल ना, इसको कहते हैं फोकस, ये होता है सेंटर। तो इसमें समझिएगा इसका उपयोग सेविंग मेकअप मिरर में। क्यों इसका उपयोग सेविंग में किया जाता है? सेविंग के लिए क्यों किया जाता है कि जब फोकस और पोल के बीच वस्तु को रखा जाता है तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसीलिए सेविंग मिरर में और मेकअप मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर और मेकअप मिरर में किया जाता है। टॉर्च के हेडलाइट, टॉर्च देखे होंगे, टॉर्च जो होता है उसमें आगे जो कटोरा जैसा लगा रहता है वह टॉर्च में भी लग रहता है अवतल दर्पण। हेडलाइट में, गाड़ी का हेडलाइट जो होता है आगे का पार्ट, उसमें भी जो कटोरी जैसा लगा रहता है वह अवतल दर्पण होता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण लगा रहता है। दंत चिकित्सक द्वारा दांत में अगर कोई बीमारी है गला के अंदर ना, तो अंदर मुंह के अंदर के पार्ट देखने के लिए दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण का। अब उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है, गाड़ी होता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, साइड में जो मिरर लगा हुआ रहता है उस गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। कहीं कहीं पर देखे होंगे कि अचानक टेढ़ी मोड़ है तो यहां पर एक खंभा में इस तरह का दर्पण लगा हुआ रहता है, वो भी उत्तल दर्पण होता है, ताकि यहां वाले जो ड्राइवर है उसको इसमें दिखे कि इधर से कोई गाड़ी आ रही है, यहां वाले ड्राइवर को दिखे कि इधर से कोई गाड़ी आ रही है, इसमें देख के चलाने के लिए। पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, अब देखिए आगे है सुरक्षा मिरर, वही हुआ दुकान मॉल में ना। अवतल लेंस का उपयोग। अवतल लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस ऐसा होता है जो बीच में धंसा हुआ रहता है, आरी आरी में उभरा हुआ रहता है, किनारों पर मोटा होता है। वही कहने का मतलब बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। कॉनकेव लेंस। चश्मा मायोपिया में निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है कि निकट की वस्तु दिखेगी, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखेगी और दूर की नहीं दिखेगी, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन, कुछ दूरबीन होता है उसमें भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, देखिए यह होता है इस तरह से, आंख में उत्तल लेंस होता है, किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए आवर्धक लेंस के रूप में, ये जरूर याद रखिए, आवर्धक लेंस के रूप में आप देखे होंगे कि एक उम्र में जैसे कुछ व्यक्ति होता है जिसका निकट दूरदृष्टि होता है, जिसको निकट की वस्तु, दूर की वस्तु दिखती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखती है, तो पेपर पढ़ने के लिए एक लेंस का उपयोग करते हैं इस तरह से, आवर्धक लेंस उसको बोलते हैं, आवर्धक लेंस। तो आवर्धक लेंस के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना, याद रखिएगा। कैमरा में भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस, कैमरा में उत्तल लेंस, माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस। ठीक है, और दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष अवतल, निकट अवतल और दूर उत्तल। ठीक है, चलिए क्लोरोफिल क्या करता है ना? देखिए मुख्य रूप से इसमें पूछे हुए था कि क्लोरोफिल में, इसमें नहीं है क्या, क्लोरोफिल में कौन सा जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, वह कौन, दोनों में से कौन सा है जो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से भाग लेता है? यह प्रश्न यह था, तो है यहां पर ना। देखिए, तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है क्लोरोफिल में। तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, उस ऊर्जा को भोजन ग्लूकोज बनाने में उपयोग करता है। सूर्य को प्रकाश को अवशोषित कर भोजन बनाने में उपयोग करता है। भोजन किस रूप में बनता है? तो ग्लूकोज के रूप में बनता है। इसी वजह से पौधे हरे दिखाई देते हैं। पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के प्रकार है। क्लोरोफिल ए मुख्य पिगमेंट है, सबसे महत्वपूर्ण। क्लोरोफिल बी सहायक पिगमेंट है। काम कैसे करता है? तो सूर्य के प्रकाश में CO2 में H2O चाहिए ना, इस तरह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। कैसे काम करता है? तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 चाहिए, जल चाहिए और क्या चाहिए? क्लोरोप्लास्ट तो चाहिए ही चाहिए। और बनता क्या है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। प्रक्रिया के चरण, प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? प्रकाश, यह दो अभिक्रिया से शुरू होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, जल का विघटन होता है ना। जल पूछ देगा कि जल का विघटन लाइट रिएक्शन में होता है कि डार्क रिएक्शन में? तो लाइट रिएक्शन में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही जल का विघटन होता है ना, और ऑक्सीजन निकलता है। अंधकार अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को यह ग्रहण कर सकता है ना, और ग्लूकोज का निर्माण कर सकता है। डार्क में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है। लाइट में क्या करता है कि सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ता है तो जल का विघटन होता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, आगे बल चलते हैं। अच्छा, क्लोरोफिल जो है पत्ती में हरा रंग से प्राप्त होता है, जल जड़ से प्राप्त करता है ना। जल जाइलम उत्तक द्वारा जड़ से प्राप्त करता है, जल जाइलम जड़। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है? हवा से। अगला है, अंग्रेज नील की खेती जबरदस्ती कराते थे। 3 कठिया प्रथा चालू होता है, जिसका अर्थ होता है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना था। यह 3 कठिया प्रथा के प्रति 1917 में गांधी जी 1915 में लौटते हैं ना, 9 जनवरी 1915 को लौटते हैं। उनको पता चलता है 1917 में राजकुमार शुक्ल उन्हें आवेदन देते हैं। राजकुमार शुक्ल उन्हें बुलाते हैं कि देखिए यहाँ पर 3 कठिया जमीन से किसानों की हालत बहुत गंभीर है। तो प्रमुख व्यक्ति कौन थे? 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह होता है उसके प्रमुख व्यक्ति कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो गांधी जी थे 1 नंबर पे। 2 नंबर पे राजकुमार शुक्ल, हालांकि राजकुमार शुक्ल ही बुलाए थे उनको ना, और ये थे पश्चिमी चंपारण के। कहाँ के थे? पश्चिमी चंपारण के। भी पूछ देता है कभी कभी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, मुख्य व्यक्ति थे ये। ठीक है, पूछ देगा कि निम्न में से कौन से व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह में नहीं थे ना, या प्रमुख नहीं थे तो नहीं पूछेगा, कौन से थे एक कोई दे देगा नाम। ठीक है, अब देखिए 3 कठिया प्रथा समाप्त हुआ उसके अनुसार। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान एक प्रश्न पूछता है, किस कोर्ट में गांधी जी को सुनवाई हुई थी? गांधी जी की सुनवाई हुई थी तो मोतिहारी कोर्ट में। किस कोर्ट में? मोतिहारी कोर्ट में। ठीक है, अगला, भारतमाला योजना क्या है? यह योजना भारत सरकार द्वारा 2017 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग का गठन था और मुख्य रूप से जो तटीय क्षेत्र है उसको जोड़ना, और जो सीमा वाला क्षेत्र है उसको जोड़ना मुख्य रूप से इसका इस योजना का उद्देश्य था ना। इस योजना को भारत सरकार द्वारा
भारतमाला योजना जो थी 2017 में चालू की गई थी भारत सरकार द्वारा, इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों को निर्माण और विस्तार किया जाना था। मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित करना, सीमा बॉर्डर और तटीय क्षेत्रों को जोड़ना। सीमा बॉर्डर और तटीय क्षेत्रों को जोड़ना था। ये पूछ देगा ना कि भारतमाला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तब एक में दे देगा देश के आर्थिक कॉरिडोर को जोड़ना ना, सीमा और तटीय क्षेत्र को मुख्य रूप से जोड़ना, ट्रैफिक जाम से हटाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, प्रमुख विशेषता क्या था, यही पूछे हुए था पिछला प्रश्न में कि कितना किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। तो 34,800 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया पहला चरण में। कितना? 34,000। भारतमाला योजना के तहत 34,800 किलोमीटर योजना पहला चरण में, इस योजना के तहत इतना किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया। दूसरा चरण में भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, दूसरा चरण में कितना किलोमीटर लंबा बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह भी था बेहतर ग्रामीण शहरी कनेक्टिविटी, शहर से गांव को जोड़ने का भी मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, यह देखिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, बहुत बार पूछा है, बहुत बार। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में कहां से कहां तक जोड़ता है, तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से कन्याकुमारी नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर है। यह भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर माना जाता है। भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर देश के कई बड़े शहरों को, राज्यों को जोड़ता हुआ यह व्यापार, यात्रा और परिवहन को आसान बनाता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है सो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जोड़ता है। असम के सिलचर को ईस्ट वेस्ट असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक ना, ईस्ट वेस्ट इस तरह से लिखना चाहिए, ईस्ट वेस्ट, तो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक। और नॉर्थ साउथ, नॉर्थ में श्रीनगर से साउथ में कन्याकुमारी तक, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दंड से सुरक्षा किसी व्यक्ति को ना, अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है कि अपराधों के लिए दंड से सुरक्षा, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 20 के तहत, अनुच्छेद 20 के तहत क्या है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती है, ठीक है। अपराधों के लिए दंड से सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत? 20 के तहत। कानून होने से पहले अपराध पर सजा नहीं, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूरी नहीं किया जा सकता है। अच्छा, कहने का मतलब है, इस लाइन का मतलब है एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं, ठीक है, ये तो समझ गए। कानून लागू होने से पहले के अपराध पर सजा नहीं। जैसे आज कोई कानून लागू हुआ, ठीक, आज कोई कानून लागू हुआ, अपराध हम पिछले दिनों में किए तो उस समय जो कानून था उसी के अनुसार से हमको सजा मिलेगी ना। अब इसके बाद जो अपराध होगा वह इस जो कानून बना उसके अनुसार सजा मिलेगी। यही इसके कहने का मतलब है। खुद के लिए गवाही देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है ना, खुद की गवाही के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है, पुलिस ठोक ठाक नहीं कर सकता है, हालांकि ऐसा तो होता नहीं है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 20 के तहत मुख्य बातें इतनी हैं। कौन कौन सी है? अपराध के लिए दंड की सुरक्षा है, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं है, कानून लागू होने से पहले जो अपराध था वही सजा होगा ना, खुद के लिए गवाही देने की मजबूरी नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में देखिए जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता ना, तो इसमें क्या है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही उसे छीना जा सकता है। कोई कानून बना के ही जीवन जीने का अधिकार, मतलब अगर कोई आप गलती काम की है, ऐसा गलत काम, तो वह कानून द्वारा ही तय होगा कि आपको क्या सजा मिलेगी। जीवन जीने का अधिकार है कि आपको सजाए मौत होगी, वह कौन तय करेगा? कानून तय करेगा, ठीक है। इसमें शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, सम्मान के साथ जीना, शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण और सम्मान के साथ जीना, इसी के तहत आता है अनुच्छेद 21 के तहत। शिक्षा का अधिकार ना जोड़ा है कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21 में ही जोड़ा है ना। किस संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 22 और यह स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण में जीना, सम्मान के साथ जीना, सम्मान के साथ जीना, स्वच्छ पर्यावरण में जीना, शिक्षा का अधिकार,
ये सब किस में है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 22 देखिए, गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार है कि गिरफ्तारी के कारण बताना जरूरी है। गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार होता है कि उसे गिरफ्तारी के कारण जानने का उसको अधिकार है। ठीक है, गिरफ्तार का कारण जानना है। वकील अपना चुनने का अधिकार है उसको। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 22 के तहत। अनुच्छेद 22 के तहत हम यह जान सकते हैं कि मुझे कारण बताइए कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, और वकील से मिलने का अधिकार भी अनुच्छेद 22 के तहत है। अनुच्छेद 24 के तहत क्या है? देखिए, अच्छा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना भी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना भी अनुच्छेद 22 के तहत है। अनुच्छेद 22 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मिलान वाला आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, मिलान के लिए ही आएगा। ठीक है, क्या क्या है कि गिरफ्तार का कारण जानना उसका अधिकार है, वकील से मिलने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध प्रतिबंध। मानव तस्करी, मानव को आप बेच खरीद नहीं कर सकते हैं, यह अपराध है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 23 के तहत। जबरदस्ती मजदूरी, यह भी अपराध है अनुच्छेद 23 के तहत न, कि आप किसी से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते हैं। ठीक है, आगे है युगांतर पार्टी। युगांतर पार्टी की स्थापना 1906 में बंगाल में की जाती है। युगांतर पार्टी की स्थापना 1906 में बंगाल में की जाती है। इसके नेता थे बरिंद्र कुमार घोष, अरविंदो घोष न, बरिंद्र कुमार घोष और अरविंदो घोष। अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति, बम बनाना, गुप्त गतिविधियां। बम बनाना कौन सिखलाता है? तो युगांतर पार्टी। पूछा हुआ प्रश्न है, किस पार्टी ने बम बनाने के लिए ट्रेनिंग दी थी? तो युगांतर पार्टी। बम बनाना, गुप्त गतिविधियां, यह अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ था। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अनुशीलन समिति से जुड़ी हुई थी? तो युगांतर पार्टी। युगांतर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अच्छा, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होती है ना, और इसके प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी के विदेशों में रह रहे भारतीयों को जोड़कर भारत में सशस्त्र विद्रोह करना इसका उद्देश्य था ना। विदेश में जो भारतीय रह रहे थे उनको जोड़ना इनका मुख्य उद्देश्य था। किसका? गदर पार्टी का। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। इसके नेता थे लाला हरदयाल और सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। युगांतर पार्टी के बंगाल में इसके नेता थे वीरेंद्र कुमार घोष, इसके लाला हरदयाल। अरविंदो घोष भी इसके नेता थे। अच्छा, गदर अखबार जो है गदर पार्टी ही प्रकाशन की थी। अभिनव भारत 1904 में आया था। इसके नेता थे विनायक दामोदर सावरकर, स्थान महाराष्ट्र। अभिनव भारत की स्थापना महाराष्ट्र में की जाती है 1904 में, और युगांतर पार्टी के 1906 में, गदर पार्टी 1913 में। अनुशीलन समिति दोनों जुड़ा हुआ था 1906 या अनुशीलन समिति 1902 ना। अनुशीलन समिति कहाँ थी? कोलकाता में। अनुशीलन समिति कोलकाता में, युगांतर पार्टी भी बंगाल में यानी कोलकाता में। प्रमुख नेता जो थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुद्दीराम बोस। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुद्दीराम बोस इसके प्रमुख नेता थे। इसके थे बरिंद्र कुमार घोष और अरविंदो घोष। इसके लाला हरदयाल। इसके प्रमुख नेता थे विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, जिसको बीडी सावरकर करते हैं। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, या महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, अब इसका देखिए, ये जो अनुशीलन समिति थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शारीरिक प्रशिक्षण, क्रांतिकारी गतिविधियों का अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना। अगला, चुनाव लड़ने की उम्र देखिए। चुनाव लड़ने का उम्र पूछा हुआ है, अभी पूछा है ना। तो पूछा था आपसे कि लोकसभा सदस्य उपराष्ट्रपति के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। लोकसभा सदस्य जो लड़ते हैं इलेक्शन लोकसभा के लिए, उनकी उम्र मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। ठीक है, और लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत पूछता है। पंचायत चुनाव या नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। 18 दे देगा ऑप्शन में, 18 मतदान करने का अधिकार है ना। और 61वें संविधान संशोधन के तहत यह
किया गया था। 61वें संविधान संशोधन के तहत उम्र 21 से 18 कर दी गई थी मतदान करने की, लेकिन पंचायत चुनाव और नगर पालिका के चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में जानते हैं। रेमन मैग्सेस पुरस्कार फिलीपींस में दिया जाता है। फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे ना, मैग्सेस, रेमन मैग्सेस, उन्हीं के नाम पर शुरू हुआ। फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेस, उन्हीं के नाम पर रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा, प्रशासन, पत्रकारिता ना। एशिया का नोबेल इसे कहा जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। अब यह जो है समाज सेवा, प्रशासन और पत्रकारिता तीनों में दिया जाता है। ठीक है। समाज सेवा, प्रशासन और पत्रकारिता, रेमन मैग्सेस पुरस्कार समाज सेवा, प्रशासन और पत्रकारिता तीनों में दिया जाता है। आदि में और चीज में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में ना। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में दिया जाता है, पत्रकारिता में, साहित्य में, संगीत में दिया जाता है। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कार यही है। कौन? पुलित्जर पुरस्कार। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार है। टेम्पल्टन पुरस्कार, टेम्पल्टन पुरस्कार जो है वह जॉन टेम्पल्टन ने शुरू किया था। आध्यात्मिकता और धर्म, इंपॉर्टेंट, आध्यात्मिकता और धर्म में टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। ह्यूगो पुरस्कार, ह्यूगो पुरस्कार साइंस फिक्शन में दिया जाता है। साइंस फिक्शन में यह दिया जाता है ह्यूगो पुरस्कार। ह्यूगो पुरस्कार साइंस फिक्शन में, टेम्पल्टन पुरस्कार आध्यात्मिकता और धर्म में ना, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत में, रेमन मैग्सेस पुरस्कार समाज सेवा, प्रशासन, पत्रकारिता में। ठीक है। बिहार में देखिए, बिहार में सबसे पूर्वी जिला कौन है? किशनगंज। यहां पर है किशनगंज, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। सबसे दक्षिणी गया है, सबसे दक्षिणी जिला गया है। सबसे पश्चिमी और सबसे उत्तरी दोनों है, दोनों पश्चिमी चंपारण, सबसे पश्चिमी भी और सबसे उत्तरी भी। अच्छा, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। अब यह देखिए, यह जो है आप समझिए कटिहार में है गोगोबिल झील। याद रखिएगा, गोगोबिल झील कहाँ है? कटिहार में। गोगोबिल झील कटिहार में। गोगोबिल झील, गोगाबिल झील कटिहार ना। अच्छा, और क्या है? सिमरी झील, सिमरी झील सहरसा में है। सिमरी झील सहरसा में है। कैमूर जो है, कैमूर, यह कैमूर सबसे ज्यादा जंगल वाला जगह, सबसे ज्यादा जंगल जो है वह है पश्चिमी चंपारण में। लेकिन औसतन जो है, औसत क्या कहते हैं उसको? प्रतिशत में सबसे ज्यादा जंगल कैमूर में है। प्रतिशत में सबसे ज्यादा जंगल कैमूर में है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जंगल प्रतिशत में कैमूर है। सबसे ज्यादा जंगल जो है क्षेत्रफल में वह पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, आगे देखते हैं। कांवर झील बेगूसराय में है। कांवर झील बेगूसराय में है। गोगाबिल झील कटिहार में है। सिमरी झील सहरसा में, सब बिहार में है। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय में। नागी नकटी झील, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में है। जमुई में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में है। और जमुई में ही भारत में सर्वाधिक सोना का भंडार है। सर्वाधिक सोना का भंडार कहाँ है? बिहार के जमुई में। ठीक है। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में उदयपुर झील है। पश्चिमी चंपारण में उदयपुर झील है। उदयपुर झील कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण। कांवर झील बेगूसराय। नागानकटी जमुई, नागानकटी जमुई। उदयपुर पश्चिमी चंपारण में। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है गया। सबसे पश्चिमी और उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण। सबसे पूर्वी है पूर्णिया ना। और सिमरी झील है सहरसा में। सिमरी झील सहरसा में। इतनी बात याद रखिएगा।